हिंदुस्तान में, इंडिया में कम है बहुत, जो कि धीरे धीरे ऐसे प्रोग्राम से बढ़ रही है। यहाँ ग्रुप्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया के ग्रुप्स बन रहे हैं, जिससे अवेयरनेस बढ़ रही है। तो हम ऐसे प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, उसको इन्वॉल्व करें, लिटरेचर पढ़ें और वेल वर्क हों, और आगे इस तरह के प्रोग्राम को बढ़ाएं ताकि ऐसे बच्चों को आगे मौका मिले और करें। और लास्ट में मैं बहुत चाहूँगा कि जिन ऑर्गेनाइजर्स हैं, अनीता जी हैं, शर्मा जी हैं, इनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ताकि हमें इन बच्चों की ताकत मिले। धन्यवाद। हमारे सिंगर साहब जी ने अभी बताया कि बच्चों को कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है। मैं तो ये कहूँगा कि स्पेशली एबल है, फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, अगर उसको ऊपर वाले ने कोई कमी दी है तो उसको दूसरा रास्ता दिया है उस कमी को पूरा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमें उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। तो कितनी अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब ने। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ का परहेज करना है, जैसे कि गर्म पानी नहीं पीना, बाहर नहीं घूमना, रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है, बाहर का नहीं खाना। तो इस बाहर के खाने को लेकर अभी हमारे बीच में आ रही है मधु कपूर जी, जो कि बाहर के खाने को लेकर आपको कुछ बातें बताएंगी। खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। तो अभी आपने सुना कि बाहर का खाना, दोस्त समोसा खा रहे हैं, एक दोस्त समोसे का अंदर का हिस्सा खाता है, बाहर का छोड़ देता है। दूसरा दोस्त पूछता है कि ये आप आलू आलू क्यों खा रहे हो, बाहर का क्यों नहीं खा रहे, जो पूरा समोसा है वो क्यों नहीं खा रहे। तो दूसरा बोलता है कि नहीं, डॉक्टर साहब ने बाहर का खाने के लिए मना किया। मेरा हिंदी शायद काफ़ी अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं हिंदी में और कुछ इंग्लिश में मैं बोल सकूँ ताकि आप मेरे लैंग्वेज को सही से समझ पाएँ। और अगर आपको किसी भी तरीके का तकलीफ हो जिसमें आप समझ नहीं आ रहा है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। आज मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा अपने चीफ गेस्ट को, जो भी आगे गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित है, और हमारे सारे ऑडियंस को जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रेजेंट हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम डिसेबिलिटी के बारे में और विकलांगता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें और इस जानकारी को सिर्फ हमारे तक सीमित ना रखें और इसे हम आगे भी लोगों को फैलाएं और जितने भी लोग जो इसकी सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं उनको सुविधाओं का एक प्रॉपर और एक सही तरीके का अवसर हम दे सकें।
सबसे पहले जब भी हम विकलांगता के बारे में बात करते हैं, हम कुछ चीज़ों के बारे में हमें खुद को जानकारी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम आगे किताब से पढ़ते हैं या जब भी हम रिहेबिलिटेशन एज ए स्पेशलिटी जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, तो हम नॉर्मली 2-3 चीज़ों के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है ICIDH1। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल के अंदर नहीं घुसूंगा, बस सिर्फ एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसमें दूसरा है ICIDH2, फिर अभी करंटली जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं दैट इज FIM, which is otherwise called as functional index measure। ये सब है क्या? अगर आप विकलांगता को इन डिटेल में जानने की कोशिश करोगे तो आप 3 शब्द मार्केट में, मेडिकल में, जो भी आके फिजिकली चैलेंज्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है, इन लोगों के मुंह से आप लोगों को ये चीज़ बहुत जल्दी या बहुत कॉमनली सुनने को मिलेगा। एक है इम्पेयरमेंट, दूसरा है डिसेबिलिटी और तीसरा है हैंडीकैप्डनेस। मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं या जो भी लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि चश्मा पहनना किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी है? क्या कोई बता सकता है कि क्या चश्मा पहनना डिसेबिलिटी है या नहीं है? अगर आप ध्यान से समझें, चश्मा पहनना भी एक तरीके का डिसेबिलिटी है। अगर आप उसमें आके चश्मा लगा के अपना विजन को अगर आप करेक्ट करते हो, इसका मतलब है कि जो आपका डिसेबिलिटी है वो 100% ट्रीट हो गया है या 100% ट्रीट किया जा सकता है। वैसे ही जब भी आप किसी भी तरीके का हैंडीकैप्डनेस या किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्या ये टेम्परेरी डिसेबिलिटी है या परमानेंट डिसेबिलिटी है। अगर कोई भी इंसान जो अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाता है, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जाता है, तो उसमें भी 2 तरीके के कैटेगरी रहते हैं, जिसको Annexure 1 और Annexure 2 कहते हैं। जहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनका जो डिसेबिलिटी है, अगर वो टेम्परेरी है तो वो सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए बनेगा और 1 साल के बाद उनको फिर दोबारा से रीइवैल्यूएट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अगर ये इम्प्रूव हो रहा है तो उनको टेम्परेरी स्टेट में ही कंटिन्यू करें, अगर ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो आप उनका परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाएं। यहाँ पर हैंडीकैप्डनेस, डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट में मैं छोटा सा डिस्टिंक्शन आप लोगों को बताना चाहूँगा। इम्पेयरमेंट वो होता है जहाँ पर हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं होना या शरीर का कोई भी एक फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होना, उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसका कोई एक हाथ या कोई एक उंगली या एक पैर अगर टेढ़ा हो या ना हो, हम उसको इम्पेयरमेंट के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और फॉर लेमन, और मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी के लिए इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि उसके शरीर का कोई भी एक अंग या तो उपस्थित ना होना या होने के बावजूद भी वो सही तरीके से काम नहीं करता। इसमें से यही तकलीफ आपको हो सकता है कि जो हिस्सा अगर आपका नहीं है उस हिस्से से आप काम नहीं कर सकते हो और आप वैसे इम्पेयरमेंट्स को जो बहुत ही माइल्ड या मिनिमल लेवल के होते हैं, इसको हम हैंडीकैप्डनेस के अंदर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है जिसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट का एक एक्सटेंशन है जहाँ पर कोई अंग नहीं होने की वजह से आप अपने एज ग्रुप के अंदर आप एक काम को नहीं कर पाना। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान के चलिए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आपका एक पैर नहीं है और उस एज के ग्रुप के अंदर अगर आप आगे भाग दौड़ नहीं सकोगे तो आपको डिसेबल्ड कहा जाएगा। लेकिन ये डिसेबिलिटी अगेन इस कैटेगरी के अंदर आता है जहां पर आप किसी भी तरीके का प्रोस्थेटिक लिम्ब लगा के आप अपने कामों में फिर वापस जा सकते हो, आप 100% इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हो। तो ये टेम्परेरी डिसेबिलिटी रहेगा जहां पर आपका जो फंक्शंस जो नहीं होता था पहले, आप उन सारी चीज़ों को रिगेन कर सकते हो। हैंडीकैप्डनेस एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर आपका डिसेबिलिटी एक सोसाइटी के लिए डिसएडवांटेज बनता है। अगर आप सही मायने में सुनोगे तो आपने सुना होगा कि आज से 15 साल पहले हम लोगों को फिजिकली हैंडीकैप कहते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे रिहैबिलिटेशन लोगों ने यूज करने लगे या रिहैबिलिटेशन साइंस जैसे जैसे आके विस्तार से बाहर आने लगा, उसके सर्विसेज जैसे जैसे लोग अवेल करने लगे, हम फिजिकली हैंडीकैप से हमने हटा के हमने फिजिकली चैलेंज्ड नाम दिया था। अगर अभी आप देखोगे तो अभी पिछले आके 5 से 7 साल में वो फिजिकली चैलेंज टर्म भी हटा के हमने नया सा एक टर्म कॉइन किया है जिसको हम या तो डिफरेंटली एबल
या डिफरेंटली स्पेशली एबल्ड का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी हैंडीकैप्डनेस सोसाइटी के लिए कभी भी डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उसके सर्विसेज को सही तरीके से यूज करें। आप आपके आसपास में, आपके नेबरहुड में कोई नीडी हो, आप उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई करें और उनको सही तरीके से इलाज के लिए आप उनको आके रेकमेंड करें। वो अपने इलाज के बाद हैंडीकैप्डनेस ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड से हट के वो या तो स्पेशली एबल्ड में आ जाएंगे, नहीं तो फिर नियर नॉर्मल में आ जाएंगे या नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाएंगे, ताकि हम सोसाइटी से ये हैंडीकैप वाली टर्म कंप्लीटली हटा सकें। यही हमारा मोटो था, जहां पर हम इस चीज को आप लोगों को डिसेमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए नहीं है, हम बहुत सारे और एरियाज में भी आके काम करते हैं, जहां पर महेश शर्मा जी जो हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं या सोशल सर्विस ऑफिसर हैं, ये सिर्फ आके लोगों को फिजिकल ट्रीटमेंट या फिजिकल आके तरीके से उनको आके रिहैबिलिटेट करने से ज़्यादा उनको फाइनेंशियल और उनको सही तरीके से भी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट के काफ़ी सारे ऐसे आके फंड्स हैं, गवर्नमेंट के काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या डिसेबल बेनिफिट भी आके अवेल कर सकते हैं। उसके बारे में महेश शर्मा जी आप आके डिटेल में बात करेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप के अलावा स्पीच एंड विजुअल हैंडीकैप्डनेस, ऑक्यूपेशन रिलेटेड डिजीजेस और नॉर्मल बॉडी एक्स एंड पेन और किसी भी तरीके का और मेडिकल स्पेशलिटी में भी हम आके उनको हेल्प करते हैं। मैं आपसे यही आके निवेदन करूंगा कि आप ये मैसेज अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस के लोग और जिनसे भी आप मिलते हो, जिनको देख के आपको लगता है कि इनको सहायता की ज़रूरत है, आप ज़रूर उनको आके IPH से रेफर करें या महेश शर्मा जी से रेफर करें। उनको जिस भी तरीके का सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अनिल वाजपेयी सर जो आज इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं और मंच पे विराजमान सारे हमारे सीनियर भाई, ऑडियंस और सबसे ज़्यादा जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मैडम अनीता मैडम हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने आज मौका दिया है। और महेश शर्मा जी जो हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आप लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि पहले डॉक्टर सुनील सिंघल साहब ने डिसेबिलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और हमारे साथी डॉक्टर सुरेश ने भी फिजियोथेरेपी कम रिहैबिलिटेशन और हैंडीकैप डिसेबिलिटी के बारे में सारी चीज़ बताई। उन्होंने एक एक करके बारीकी से उन्होंने आपको ये बताया कि डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और रिहैबिलिटेशन ये सारी चीज़ें क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी था, जो उन्होंने अच्छी तरह से बताई। ये सारा ट्रीटमेंट पार्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो फिजियोथेरेपी है और फंक्शनल ट्रेनिंग और एक्टिविटीज से अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बेसिक चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमें जानने की ज़रूरत है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में सारी प्रोविजन प्रोवाइड होती है। हमारा एक इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली में जो बैचलर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक में हमारे यहाँ डिग्री कोर्स प्रोवाइड की जाती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत है। वहाँ ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो है हमारा ट्रीटमेंट पार्ट भी है। तो जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं वो सिर्फ थेरेपी के लिए नहीं आते हैं, रिहैबिलिटेशन एस्पेक्ट से भी आते हैं। तो अब जब जैसे हमने डिसेबिलिटी एरिया में गए या इम्पेयरमेंट एरिया में गए तो रिहैबिलिटेशन प्रॉपर क्या है। अगर कोई किसी का मान लीजिए फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने के बाद लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है तो उनको हम लोग नॉर्मल मेन स्ट्रीम में लाने में जितनी सारी प्रोसेस होती है और वो वापस अपने लाइफ में आ जाता है तो उनको कंप्लीट हम लोग रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। और पब्लिक, आम पब्लिक की दुआएं से जहाँ तक पहुँची है और आज तक जो है टेंस टू नॉर्मल अपने आप को अचीव कर रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये परमानेंट डिसेबिलिटी अभी नहीं है, लेकिन किसी का अगर पाँव कट जाता है, पाँव कटने के बाद अगर आर्टिफिशियल भी हम लगा के उनको ट्रेनिंग देते हैं वो नॉर्मल जिंदगी में आ जाता है, लेकिन उनके साथ एक बात रह जाती है कि हमारा एक बॉडी पार्ट नहीं है। अब इसके अलावा हम लोग हमारे यहाँ जो होते हैं जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिस तरह से पैरालिटिक पेशेंट हो जाते हैं, किसी को अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है, उनका रिजल्टेंट पार्ट होता है पैरालिसिस।
पैरालिसिस वो कुछ भी हो सकता है, वन पार्ट ऑफ द बॉडी हो सकता है, अपर एक्सट्रीमिटी हो सकता है, हाफ साइड ऑफ द बॉडी हो सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटी हो सकता है। इसी तरह से ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर होता है, इसी तरह से साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि अपने घर में परिवार में वहाँ में जैसे अगर 60 ईयर्स के ऊपर तक जाते हैं तो भूलना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह से उनको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है या डिमेंशिया मान लीजिए हो जाता है, तो उनको हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है। उनको हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी के मेथड से उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट है। अगर हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस बैठे हैं उनमें किसी को अगर सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ है। किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने में दर्द है या हाफ साइड बॉडी पैरालिटिक है, फ्रोजन शोल्डर है, कमर में दर्द है, ये सारी चीजें का हमारे यहाँ इलाज विधिवत है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ से सारी ट्रेनिंग प्रोविजन होता है और हमारी फैकल्टी वहाँ पे 35-40 फैकल्टीज हैं, उनके अंदर में 500 स्टूडेंट काम करते हैं। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं देश तो देश विदेश में और जो कम्युनिटी लेवल है गाँव तक की सर्विस हम लोग तो ये एक छोटा सा पार्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सारी सुविधाएं वहाँ हैं। जो हमारी एड्स एंड एपेंडिक्स वाली एक गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है, मैं शर्मा जी उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। हमारे यहाँ हर चीज फ्री